जय हिंद साथियों, मैं केशव कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं द एनएसएस हैबिटेशन के इस अनोखे साक्षात्कार सीरीज इन अ कन्वर्सेशन विथ अनकन्वेंशनल में। आज हम साक्षात्कार करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व का जिनको मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया है। मैं स्वागत करता हूं विधि मंडलोई दीदी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हमारे दर्शक आपका परिचय आप ही के शब्दों में जानना चाहेंगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद केशव। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा जो तुमने मुझे इस चीज के लिए चुना। मैं एनएसएस 2014 से कर रही हूँ। 2014 से 17 जो सत्र था, इस बीच मैंने एनएसएस 3 साल एक्सीलेंस कॉलेज से किया है। इसके बाद का एनएसएस मैंने ओपन यूनिट बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से किया है। हाल फिलहाल में मैं एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क में कर रही हूँ, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री से है। जैसा कि केशव ने आपको बताया कि मुझे स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा मैंने 2016-17 में अपना राष्ट्रीय शिविर जो कि बड्डी सोलन में किया है, और मैंने अपना राज्य स्तरीय शिविर निरावली ग्वालियर में किया है। आपके विद्यार्थी जीवन को यादगार और समृद्ध बनाने में राष्ट्रीय सेवा योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम चाहते हैं कि आप नए स्वयंसेवकों को समझाएं कि राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है और कैसे यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करती है। बिल्कुल केशव, ये बात तो एकदम सत्य है कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास राष्ट्रीय सेवा योजना करती है। और नए स्वयंसेवकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि हर छोटे बड़े पड़ाव पर राष्ट्रीय सेवा योजना आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। चाहे वो एक दिवसीय शिविर हो, स्टेट कैंप हो, नेशनल कैंप हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, वो आपको छोटे छोटे मंच प्रदान करती है और आपको खुलने का मौका देती है, जिससे आप लोगों से बात कर सकें, अपने अंदर की क्वालिटीज को जान सके कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस चीज के लिए आप केपेबल हैं। जैसे कि आप हमेशा से स्कूल में रहे होंगे। एक मेरा ही एग्जांपल मैं देती हूँ। मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट थी। मैं ज्यादा किसी से खुल के बात नहीं कर पाती थी और मैं बहुत कम चीजों में लोगों से बात करती थी। परंतु राष्ट्रीय सेवा योजना में आने के बाद जब मुझे कोई टास्क दिया जाता था तो उसको करते करते आगे बढ़े, और धीरे धीरे ऐसे करते 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 जब 2 से 3 साल हो गए तो एक अपने आप में मैंने एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर ली। और मैं अपने तीसरे साल में राष्ट्रीय सेवा योजना का एक इकाई शिविर को कमांड कर रही थी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कैंप में भी मैंने कमांडिंग करी है। तो ये सब सिर्फ राष्ट्रीय सेवा योजना का ही नतीजा है जो इतना ज्यादा डिफरेंस आया है चीजों में। आपने जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर एवं इकाई शिविरों में शिविर नायिका के रूप में नेतृत्व किया है। एक शिविर को सफल बनाने में शिविर नायिका के क्या दायित्व होते हैं और स्वयंसेवक कैसे इस नेतृत्व गुण का विकास करें? शिविर नायिका के अगर जो दायित्व हैं इनकी बात करें तो दायित्व तो कई ज्यादा होते हैं। पहली बात तो जो आपका कैंप है, ये पूरा आपका अपना, जैसे आप 7 दिन का घर बसा रहे हैं, आपको हर एक चीज का ध्यान देना होता है। जैसे कि हर छोटी छोटी चीजों का, हर बड़ी बड़ी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आपकी जो लीडरशिप है, आपका जो मैनेजमेंट है, आपको कम से कम रिसोर्सेस में अच्छी और नई चीजें करने का जो गुण है, ये आपको इन 7 दिवसीय शिविर में ही शिविर नायिका के रूप में आप सीख जाएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक एनएसएस का कैंप लगाते हैं तो आपके पास रिसोर्सेस इतने ज्यादा नहीं होते हैं, पर आपको करना उतने ही रिसोर्सेस में कुछ अच्छा होता है। तो जब भी आप किसी नए कैंप में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहां कुछ नया ही हो रहा है, कभी आटे से, कभी मिट्टी से। तो कम रिसोर्सेस में कुछ नई चीजें करना और अनगिनत चीजें हैं। और रही बात कि कैसे सीखा जा सकता है, तो ये अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन का गुण है जो आप ऑब्जर्वेशन करके ही सीख सकते हैं। जी, राष्ट्रीय सेवा योजना में इकाई स्तरीय शिविर से शुरुआत करते हुए स्वयंसेवक विभिन्न परिवर्तित शिविरों में सहभागिता करते हैं, परंतु राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिविरों में सहभागिता करने के लिए कठिन चयन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। स्वयंसेवक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिविरों में चयनित होने के लिए कैसी तैयारी करें?
कठिन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। ये निश्चित ही जरूरी चीज है, एक कठिन प्रक्रिया जो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर अमूल्य मोती चाहिए, कोयले की खदान में से हीरे तो निकाल लेंगे, पर उन्हें चमकाने के लिए घिसना जरूरी है। बिल्कुल सही। इसीलिए जो कठिन प्रक्रिया है वो तो है ही जरूरी। अब किस तरीके से तैयारी करे की बात जब आती है, तो आप अपने एक पैमाने तैयार करें। जैसे कि राष्ट्रीय सेवा योजना में एडवेंचर कैंप्स होते हैं, एनआईसी कैंप्स होते हैं और विभिन्न अलग अलग कैंप्स होते हैं। अगर आप अपना कल्चरल स्ट्रांग रखते हैं, आप अपनी अतिरिक्त गतिविधियां स्ट्रांग रखते हैं, एंड मेन अपना जो एनएसएस का ज्ञान है ये भरपूर रखते हैं, तो शिविरों की जो भाग लेने के लिए जो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, उसकी जो प्रक्रिया है वो आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। जी, हम सभी स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से आपदा प्रबंधन, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सुधार और ऐसे बहुत सारे गतिविधियों में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। आपके अनुसार इन सभी कार्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या हम वास्तव में बदलाव लाने में सफल हुए हैं? देखिए, ये तो आप खुद अपने आप में जानते हैं कि एनएसएस अगर इन बदलाव लाने में सफल नहीं होता तो अपना स्वर्ण जयंती वर्ष नहीं मना रहा होता। जी। किसी भी चीज को शुरू करना जितना कठिन है, उसके चलते रहने के लिए कंटिन्यूएशन में भी उतना ही मेहनत लगती है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना जो काम कर रहा है वो परिवर्तन तो ला ही रहा है और लाता ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं केशव तुम्हें अपनी 2 स्टोरीज बताना चाहूंगी जो हमने अपने गोद ग्राम में 2 नवाचार किए थे। पहला तो जब मैं आपको बता दूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जब ये स्वच्छता की बात चलाई थी, और जब इतनी ज्यादा ये चीज पीक पर नहीं थी, जैसे कि वॉशरूम्स को यूज करना, जब ये चीज पीक पर नहीं थी, तब हम लोगों ने अपने जो गोद ग्राम है जहाँ इकाई शिविर हम लगाते हैं, वहां हम लोगों ने एक सर्वे किया कि गांव में कितने वॉशरूम्स हैं। क्योंकि गांव की बात थी तो सर्वे करना पड़ता है पहले, क्योंकि चीजें जब तक आप खुद जाकर नहीं देख लो समझ नहीं आता है, हकीकत पता नहीं चलती है। जब हम लोगों ने अपना सर्वे किया तो हमें पता चला कि पूरे गांव में सिर्फ 2 वॉशरूम हैं और लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। एनएसएस वॉलंटियर्स ने अपने सर्वे के दौरान लोगों की राय जानी, कि वो खासकर महिलाओं की राय जानी कि वो क्या चाहती हैं, उनका क्या विचार है शौचालय को लेकर, कि घर में शौचालय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर जब महिलाओं ने भी साथ दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाएं जो गांव की होती हैं उन्हें लगता है कि हम पता नहीं क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर हम चाहते भी है तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की, उन्होंने अपनी सहमति प्रदान करी। उसके बाद हम लोगों ने उन लोगों के साथ एक बैठक करी। उसके बाद जो तय हुआ कि क्योंकि हम भी स्वयं सेवक ही हैं, हम लोग भी जो है इतना ज्यादा मॉनिटरी फैसिलिटीज हमारे पास नहीं होती है। हम अपना कैंप भी, जैसे मैंने बताया कि कम रिसोर्सेस में एक अच्छा कैंप लगाते हैं। तो जब बात की तो वो लोग भी कि हाँ, हम लोग आपको मॉनिटरी टर्म्स में हेल्प करेंगे, और उन्होंने हम लोगों ने रखा कि 20 रुपए कम से कम सब देंगे गांव की महिलाओं से जी। तो हर घर से जाकर 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक इकट्ठा करे गए। उसके अलावा जो स्वयं सेवक थे उन्होंने भी अपनी जो सहायता राशि थी वो दी। जब हमारी ये पहल को देखकर हमारे कॉलेज के डायरेक्टर जो थे उन्होंने भी इस चीज को बहुत सराहा और उन्होंने भी इस चीज में हमारी हेल्प करी। उसके बाद हम लोगों ने खुद जाकर स्वयं सेवकों ने वहां पे गड्ढे खोले, 2 लेबर्स की मदद से वहां पे वॉशरूम्स बिल्ड करवाए, और जब वो 2 वॉशरूम बन गए तो उसका इनॉग्रेशन हुआ और वो काफी अच्छे उसका तारीफ हुआ। जब नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने वहां पे दोबारा कैंप लगाया, तो जैसे तुम बात कर रहे थे कि परिवर्तन आता है या नहीं हमारे कार्य से, तो उन 2 वॉशरूम्स को, क्योंकि देखिए जब तक हम उसमें खुद कुछ नहीं लगाते हैं तो एक अपनापन नहीं आता कि हमने कुछ नहीं किया तो हम क्यों करें वहां जाके। जब लोगों को खुद के 20 से 30 रुपए उसमें लगे थे तो उन्हें लगा कि नहीं, ये हमारी चीज है, हमें इस्तेमाल करना है और अच्छे से रखना है। उन्होंने उन वॉशरूम्स को यूज भी करा और उसके बाद सबने अपने घर में वॉशरूम्स बनवाए, जो कि बहुत सराहा गया। आज ऑन पेपर उस गांव में 40 वॉशरूम है जहां 2 वॉशरूम हुआ करते थे। तो ये निश्चित ही बहुत बड़ा चेंज है जो समाज सेवा के कार्य से हुआ है। बिल्कुल।
और आपने वो शौचालय बनाने में गांव की महिलाओं की भी सहभागिता ली जी। थी। आप बात कर रही थी एक और नवाचार हाँ, एक और नवाचार की जो आप जानते हैं कि किसी भी गांव में, जैसे अब तो बहुत आगे हो चुका है गांव, हमारे काफी जी। सशक्त हो चुके हैं, बट 2014-15 की बात है जब हम लोगों ने इकाई शिविर लगाया था, तो सरकारी स्कूल की बच्ची थी, वो अपना जो बस्ता है, जैसे जी। हम बस्ता लेकर जाते थे, पुराने जमाने में हम देखते थे कि वो लोग थैला लेकर जाते हाँ, थे, पॉलिथीन लेके जाते थे, या घर में जो बोरियां आती हैं अनाज की, उसके सिल का बस्ता लेके जाते थे। जी। पर हमने देखा उस गांव में कि बच्चों के पास बस्ते नहीं है, और एक जो बच्ची है वो चक्की फ्रेश जो आटा है, जो जी। आटा आता है, उसके थैले में किताबें लेकर आती है। जी। निश्चित रूप से कि गांव में कोई आटा नहीं खरीदता है, कृषि प्रधान देश है, सब यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो खुद अनाज उगाते हैं, है ना। तो हमें नहीं मालूम वो बैग उसके पास वो आटे की थैली कहाँ से आई जिसमें वो लेकर आती थी। हम लोगों ने, स्वयं सेवकों ने आपस में एक ग्रुप बनाया हमारे सीनियर की हेल्प से, जिस ग्रुप को हमने नाम दिया फ्यूचर टू सर्व, और उसमें हम लोगों ने अपनी 4 से 5 महीने की जो सेविंग से, मतलब मिनिमम सबने अपना 1,000 रुपए पॉकेट मनी बचाई, और 10 स्वयं सेवकों ने मिलकर 10,000 रुपए कर लिए। अच्छा। जी, 10,000 रुपए करने के बाद हमने वहाँ के बच्चों के लिए स्टेशनरी और बैग बनवाए, और बैग और स्टेशनरी बनवाने के बाद जब हम लोगों ने एक दिन तय किया कि हम 15 अगस्त के दिन या किसी भी अच्छे दिन जाकर जब उन्हें ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम लोगों ने जब वहां गए और प्रोग्राम अरेंज किया, हम लोगों ने सब डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो एक जो ये हमने किया इस चीज की हमको खुशी है, पर जो एक अलग वाली हैप्पीनेस होती है जो हम लोगों ने फील करी है, वो शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारा ही एक स्वयं सेवक है, जिसे एक वही बच्ची जो चक्की फ्रेश आटा का जो थैला लेकर आती थी, जैसे ही हमने जब बस्ते और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट की, उसमें सारा सामान उसमें से निकाला और फटाफट उस बैग में भरा, और भर के वो दौड़ गई। दौड़ने के बाद पता नहीं क्या, स्कूल के गेट से वापस आई, उसने हमारे स्वयं सेवक का हाथ पकड़ा और बोली शुक्रिया भाईजान। तो वो जो 2 शब्द थे, शुक्रिया भाईजान, वो आप फील कर सकते हैं, और वो परिवर्तन आप सिर्फ फील कर सकते हैं। और ये कहानी हमने भी सुनी है। आप हाँ, आदित्य मिश्रा भैया की बात कर रही हैं। ये आदित्य मिश्रा जी को उन्होंने कहा था कि शुक्रिया भाईजान, और ये जो चीज है ये हम सब लोगों में मतलब रोंगटे खड़े कर गई कि मतलब एक छोटा सा बस्ता कितनी बड़ी खुशी दे सकता है। ये सब एनएसएस सिखाता है। आप ये जिस गांव की बात कर रही हैं जहां आपने इकाई शिविर लगाया था, वो गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम बोरदा है, जो कि कोलार से थोड़ा दूर है, 10 किलोमीटर होगा लगभग। और आपने जो सार्वजनिक शौचालय बनाया था, जो 2 शौचालय थे और ये बस्ते, और एक ही गांव का कार्यक्रम, ये सब एक ही गांव के कार्यक्रम है। जी। ए, बी और सी प्रमाण पत्रों के माध्यम से स्वयंसेवकों की राष्ट्रीय सेवा योजना में सक्रियता को प्रमाणीकरण मिलता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है ये प्रमाण पत्र और इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही साथ इन प्रमाण पत्रों की उपयोगिताएं क्या है। ठीक है, तो जैसे कि सब जानना चाहते हैं कि क्या है ये प्रमाण पत्र, तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा सुनाना चाहूंगी, जो कि बहुत हास्यास्पद भी होगा। जी। कि जब मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था, तब मुझे ए, बी और सी प्रमाण पत्र के बारे में पता ही नहीं था। ये अपने पहले शिविर करने के बाद मैंने जाना कि ऐसा कुछ भी है। उससे पहले तो सिर्फ मन में ये था कि राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि सेवा करनी है, बस एक वॉलंटियरिंग करनी है और एक सोशल सर्विस करनी है। जी। तो जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें मालूम होना चाहिए, मेरी तरह नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि काफी अच्छी चीज है जो ए, बी और सी प्रमाण पत्र हैं। ए प्रमाण पत्र आपको जो है स्कूल लेवल पे मिलता है 120 घंटे कार्य करने के बाद। बी प्रमाण पत्र आपको कॉलेज लेवल पे मिलता है 2 साल के 120 घंटे करने के बाद। और सी प्रमाण पत्र के लिए आपको किसी भी एक विषय पे, एक विषय जैसे कि आप ब्लड डोनेशन ले लीजिए, प्लांटेशन ले लीजिए, वोटिंग अवेयरनेस ले लीजिए, किसी भी एक चीज टॉपिक को लेकर जिसपे आपने काफी अच्छा काम किया हो, एक फाइल बनानी होती है। इसके अलावा आपका एक कैंप होना जरूरी है, 7 दिवसीय विशेष शिविर होना जरूरी है। इन सब चीजों को देने के बाद जब सी प्रमाण पत्र के लिए आप फाइल जमा करते हैं, तो आपको एक इंटरव्यू भी देना होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आपको सी प्रमाण पत्र दिया जाता है।
इनके अलग अलग वेटेज है, 3% बी सर्टिफिकेट का और 5% सी सर्टिफिकेट का। जब आप कॉलेज में एनरोल होते हैं तो आपको इन सर्टिफिकेट के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं जो आपकी मार्कशीट से अलग हटकर होते हैं। अगर आप पीजी में एनरोल करने जा रहे हैं और आपका पहले से एनएसएस है और वहां पे भी एनएसएस है, तो आप को 5% का वेटेज मिलता है एडमिशन में जो कि काफी ज्यादा है। मतलब सी सर्टिफिकेट जो है इसके लिए आपको जो कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे कि आप अगर कॉलेज में जाते हैं तो आप अगर 50% भी ला रहे हैं समझ लीजिए, तो 5% सी के जुड़ने के बाद 55 हो जाते हैं। तो अगर कहीं कोई इंसान किसी 5% मार्क्स से भी रुक रहा है तो उसको वो 5% मिल जाते हैं। अगर बहुत ही मेधावी छात्र है और अगर वो 90 ला रहा है तो +5 हो जाएंगे, है ना। तो सी की भी अपनी एक विशेषता है, बी की भी अपनी एक विशेषता है, और ए अगर स्कूल से है तो वो तो बहुत ही बेहतरीन है कि आप ए भी कर आए हैं। इसके अलावा आप अगर कहीं भी प्रशासनिक सेवा में या कहीं और जाते हैं और जब उन्हें बताते हैं कि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का सी प्रमाण पत्र धारक हूँ, तो आपके जो इंटरव्यू है, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि इंसान फिर आपसे उस सोशल वर्क के बारे में पूछने लगता है कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कैसे आपको ये मिला। मैं खुद का अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मैं हाल फिलहाल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में हूँ, जो जहाँ पे मैं साइकेट्रिक सोशल वर्कर की पोस्ट पे हूँ। जो चीज है, जब मैं वहां गई और जब इस चीज का रिटर्न एग्जाम निकालने के बाद जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैं बहुत ही नर्वस थी कि क्योंकि साइकेट्री एक अलग ही अपने आप में फील्ड है जिसके बारे में आप एक जो न्यूरोलॉजी है और ये सब कुछ है आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आप सोशल वर्क कर आए हैं और फिर एकदम से साइकेट्री में आप कैसे डील करने वाले हैं। तो जब मुझसे मेरे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन था, तो मुझे बहुत ही पहले तो अटपटा लगा कि मुझसे जो पहले लोगों से पूछा गया था वो ये सवाल तो बिल्कुल ही नहीं था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दूसरा, जब मुझसे पूछा गया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मेरे अंदर मैं मन ही मन एनएसएस का शुक्रिया कर रही थी कि एनएसएस ने मुझे इतना सक्षम बना दिया है कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकती हूँ कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। तो इसके अलावा जब उन्हें पता चला कि मैं जो एनएसएस की बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, तो उनमें भी एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये कैसे हम भी ले सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया क्या होती है, ये प्रक्रिया क्या होती है, ये क्या होता है, तो ये एक जानकर मुझे भी बहुत हर्ष हुआ कि ये चीज भी बहुत अलग है अपने आप में। सेवा योजना व्यक्तित्व व विकास के साथ स्वयंसेवकों को सफल करियर बनाने में कैसे सहायता करता है? क्या आपको भी करियर में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक होने की वजह से लाभ मिला है? निश्चित ही बहुत ज्यादा सफल बनाने में तो बहुत ही ज्यादा जो रोल है एनएसएस का वो है, और मेरे लाइफ में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं नहीं बोलती थी, बट जो मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ ये सब सिर्फ एनएसएस की देन है। एनएसएस के जो कैंप हैं, जो अलग अलग कैंप्स हैं, जो जिस प्रकार एनएसएस आपको मंच प्रदान करता है, एनएसएस में आप न ऐसा नहीं है कि एनएसएस में सिर्फ झाड़ू लगाना है या कोई और काम नहीं है। वो अपने एनएसएस हर इंसान को हर एक स्पेस देता है, एक ओपन हैंड देता है कि आप जिस विधा में माहिर हैं आप वो कीजिए और एक नवाचार करके दिखाइए, एक नई चीज कीजिए। एनएसएस से मेरे लाइफ में, मेरे करियर में ये आया है कि मैं एक जो बोलने की चीज है, जो है कि बोलते कैसे हैं, ये मैं सीखी हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं पहले इतना भी नहीं बोलती थी। दूसरा कि मुझ में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट आया है, मैंने खुद भी एक नई पर्सनालिटी डेवलप की है, एक लीडरशिप क्वालिटी जो है मुझ में आई है। अगर करियर की बात करें कि कैसे क्योंकि मैं एनएसएस ऑलरेडी कर चुकी थी अपने बैचलर्स में, और इसके बाद जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मेरा मास्टर्स सोशल वर्क में था, जो कि मैंने भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस से किया है। जब आप मास्टर्स कर रहे होते हैं तो आपको उसमें भी जो गांव में आपको शिविर लगाने पड़ते हैं, तो जब हम शिविरों में जाते थे और सर्वे करते थे तो जो हमारे टीचर्स होते थे उनसे मैंने कहीं ना कहीं हर बार ये नोटिस किया है कि वो मुझे चाहते थे कि मैं अपने साथ वालों को लीड करूं, क्योंकि एनएसएस ने कहीं ना कहीं मुझे सर्वे करने का गुण सिखाया था। जो कैंप के अनुभव थे, जो कम्युनिकेशन स्किल थी कि हम
जो ग्रामीण परिवेश में जाकर किस प्रकार उनसे बात करें, वहाँ कैसे चीजों को हैंडल करना है, कैसे कम रिसोर्सेस में, क्योंकि जब रूरल कैंप लगते हैं तो कई बार जब लोगों के साथ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाता है, एनएसएस में रहकर हमने एडजस्ट करना सीखा है कि कैसे छोटे से छोटी चीजों के साथ आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, कैसे कम रिसोर्सेस के साथ आप कुछ नया कर सकते हैं। जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इकाई शिविरों के अतिरिक्त कौन कौन से विशेष शिविरों में सहभागिता की है? इकाई शिविरों के अतिरिक्त मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना का एक राष्ट्रीय स्तरीय शिविर किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश बड्डी सोलन में लगा था साल 2016 में। इसके अलावा मैंने राज्य स्तरीय शिविर किया है, जो कि 2015-16 में था। ये कैंप था ग्वालियर के निरावली ग्राम में। जी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप था, जो कि होशंगाबाद में लगा था। इसके अलावा मेरा माँ तुझे प्रणाम, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगाया जाता है, इसमें मेरी सहभागिता है। माँ तुझे प्रणाम मध्य प्रदेश शासन की एक पहल है जिसमें युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यात्रा का अनुभव कराया जाता है। आप भी इस यात्रा में सहभागिता कर चुकी हैं। हम जानना चाहेंगे कि कैसा होता है माँ तुझे प्रणाम का शिविर और आपका अनुभव कैसा रहा? माँ तुझे प्रणाम का शिविर एक अलग ही अनुभव था मेरी लाइफ में, क्योंकि जिस प्रकार केशव ने बताया कि ये जो स्वयं सेवक हैं, जो बच्चे हैं, जिन्हें मोटिवेशन के लिए वहां ले जाया जाता है कि जो अपने सैनिकों का काम देखें, क्योंकि एक प्रैक्टिकल वो लोग दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो हमारे सैनिक हैं वो किस प्रकार काम कर रहे हैं और किस प्रकार दृढ़ता से खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जो मेरा कैंप है 2017 में मार्च में लगा था, और ये कैंप हमें पंजाब ले गए थे। अच्छा, पंजाब बॉर्डर। जी, मेरा कैंप पंजाब बाघा बॉर्डर लगा था। बाघा बॉर्डर के अलावा वे हमें हुसैना वाला बॉर्डर भी ले गए थे। और हुसैना वाली बॉर्डर जो है, हम हमेशा बाघा बॉर्डर का नाम सुनते हैं कि वाघा बॉर्डर, बट उसके अलावा जो मतलब अगर राष्ट्रीय सेवा योजना नहीं होता, क्योंकि माँ तुझे प्रणाम के फॉर्म को भरने के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि हर बच्चा अपनी अपनी जो सर्वोच्च स्थान है, जैसे कि कोई पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, कोई एकेडमिक्स में अच्छा है, कोई किसी कल्चरल में अच्छा है, कोई एनसीसी, कोई एनएसएस। मैंने माँ तुझे प्रणाम का जो फॉर्म है वो राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक के तौर पे भरा था, और मेरी उपलब्धियों के बाद देखने के बाद जब मेरा चयन उसमें हुआ तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमें वहां जाना था। जब यहाँ से जब पता चला कि ट्रेन से जाना है, तो एक मन में संशय था कि कैसे जाना है और क्या करना है। तो माँ तुझे प्रणाम का जब कैंप लगा तो हमें बोला कि आप सभी को भोपाल स्टेशन आना है, और जब पता चला कि तब तक इतना कैंप का इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आया, पर वहां जाके जब पता चला कि भारतीय रेल हमारे लिए एक स्पेशल डिब्बा लगाती है, तो जी, जब हमें पता चला कि भारतीय रेल जो है वो हमारे लिए एक स्पेशल डब्बा लगाती है जो माँ तुझे प्रणाम शिविर के नाम का होता है, तो सुनकर बड़ा ही अद्भुत लगा कि क्या सच में इतना ही अच्छा होता है। तो जब शुरुआत ही इतनी खूबसूरत हुई थी तो अंत तो होना ही था। हम लोगों ने हुसैना वाली बॉर्डर देखी, पंजाब में बाघा बॉर्डर देखी, अमृतसर का जलियांवाला बाग देखा, गोल्डन टेम्पल देखा, और हमने जो शहीद स्मारक की, जो शहीद भगत सिंह जी हैं, इनकी स्मारक देखी कि कहाँ उन्हें समाधि के लिए उनकी जो फूल है जहाँ रखे गए थे। इसके अलावा जो एक बहुत ही खूबसूरत चीज जो थी, जो मैंने माँ तुझे प्रणाम में फील की है, कि हम लोग वहाँ पे मध्य प्रदेश बनकर जाते हैं, और जब मध्य प्रदेश बनकर जाते हैं तो आपको एक भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब हमको मतलब मैं गई थी 24 मार्च को, शहीदी दिवस होता है, तो और भी खूबसूरत दिन था वो। तो जब हम लोग जब वहाँ परेड हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद हम लोगों को, क्योंकि आम जनता को जाने नहीं दिया जाता है बॉर्डर की एकदम लाइन तक, तो क्योंकि हम माँ तुझे प्रणाम के शिविर की तरफ से गए थे, तो हम लोगों को एक स्पेशल परमिशन थी कि हम बिल्कुल गेट तक जाकर देख सकते हैं। तो इतने पास से देखना, और इसके अलावा आम जनता को वहाँ और भी चीजों के रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर क्योंकि हम उस कैंप के थ्रू गए थे तो हमने उस झंडा लेकर उस पथ पर जो दौड़े हैं, तो वो एक अद्भुत था कि भारत का तिरंगा लेकर पड़ोसी देश के सामने अपने उस पे दौड़ रहे हैं। तो वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत था, जो मैं
मतलब अविस्मरणीय है, मैं भूल नहीं सकती उसको। जी, रेड रिबन क्लब के अंतर्गत आपने संस्थान स्तर पर अध्यक्ष का पद संभाला है। निश्चित ही इस योजना के अंतर्गत आपने कई सारे HIV एड्स जागरूकता कार्यक्रम किए होंगे। स्वयंसेवक कैसे इस योजना से जुड़ सकते हैं और जो स्वयंसेवक पहले से रेड रिबन क्लब में जुड़े हुए हैं वो कैसे अपनी गतिविधियों के माध्यम से वास्तविक स्वरूप में जागरूकता फैला सकते हैं? कैसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि केशव तुमने कहा कि आपने बहुत सारे निश्चित रूप से काम किए होंगे, तो बेशक हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि HIV एड्स की जागरूकता को लेकर, ब्लड डोनेशन को लेकर कईयों बार हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किए हैं। इसके अलावा हमने अपेक्स बैंक में जो समन्वय भवन है यहाँ भी कई बार जो नुक्कड़ नाटक है इनका प्रदर्शन किया है रेड रिबन के क्लब के अंतर्गत। जब आप NSS कर रहे होते हैं तो आपके जैसे मैंने अपना NSS एक्सीलेंस कॉलेज से किया है, तो एक्सीलेंस कॉलेज में 2 क्लब हैं, एक तो नेचर्स क्लब है और दूसरा रेड रिबन क्लब है। अगर आप रेड रिबन क्लब या किसी भी नेचर क्लब में हैं तो दोनों की गतिविधियां विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि जो रेड रिबन क्लब है ये ब्लड डोनेशन, HIV एड्स या स्तनपान जागरूकता, इन सब चीजों को के ऊपर काम करता है। वहीं जो नेचर्स क्लब है ये पर्यावरण के ऊपर काम करता है। तो जब हम लोगों ने जैसे कि केशव ने पूछा कि कोई कैसे इसमें सहभागिता कर सकता है, कैसे जुड़ सकता है, तो ये आपका अपना जो विचार है, जैसे आप रेड रिबन से जुड़ना चाहते हैं या नेचर से जुड़ना चाहते हैं, आप ये चीज क्लियर कर सकते हैं अपने कार्यक्रम अधिकारी को कि हाँ हम रेड रिबन क्लब से जुड़कर ब्लड डोनेशन के उसमें काम करना चाहते हैं या जो भी गतिविधियों में आप काम करवाना चाहते हैं, आप बोलकर आप उस चीज में अपनी रुचि दिखा सकते हैं, तो आपको हम प्लेस कर दिया जाए। और कैसे स्वयंसेवक जो जुड़े हुए हैं वो कैसे अपनी गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्वयंसेवक जुड़े तो होते हैं पर उन्हें वो चीजें नहीं पता कि वो किस तरह की गतिविधियों के आधार पर जागरूकता फैलाएं। देखिए, अगर बात जागरूकता फैलाने की है तो ये छोटी चीज नहीं है ना, ये बहुत बड़ी लेवल तक अगर आपको पहुंचाना है तो आप किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए छोटे से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आप किसी गोद ग्राम या कोई बस्ती को ले लीजिए, आप वहां पे सर्वे कीजिए, इस चीज के बारे में वहां पे नुक्कड़ नाटक से आप संदेश दे सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, एक छोटा सा ओरिएंटेशन प्रोग्राम रख सकते हैं और इस चीज को कर सकते हैं वहां पर। जी, आपको सत्र 2016-17 में राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हम जानना चाहते हैं कि आपकी किन गतिविधियों के आधार पर या आपके किन गुणों के आधार पर आपको मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस अवार्ड से नवाजा गया। अगर बात की जाए कि किन गुणों के आधार पे, तो गुण तो सब में हैं, बट अगर बात की जाए कि किन चीजों और किन पैमानों के को लेकर मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है, तो इसकी चयन प्रक्रिया के भी अपने एक पैमाने होते हैं, हर चीज की एक मार्किंग स्कीम होती है। जी। जो मेरा NSS का सफर है वो 2014 से 17 के बीच का 3 साल के सफर को लेकर मैंने इस अवार्ड को भरा था, जिस बीच मैंने रक्तदान शिविरों में सहभागिता की है, इवन रक्तदान शिविर लगवाए हैं, मतदाता जागरूकता पे काम किया है, साफ सफाई पे काम किया है, शौचालय बनवाए हैं, पौधारोपण करवाया है और इसी प्रकार से विभिन्न गतिविधियों में काम किया है, जैसे कि HIV एड्स या ब्लड डोनेशन कैंप्स जो होते हैं, इसके रेड रिबन क्लब के जो काम होते हैं, इसके अलावा नेचर्स क्लब के जो काम होते हैं, लिटरेसी क्लब के जो काम होते हैं, और जितनी भी राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां तथा कैंप जो होते हैं, जो एक पैमाना होता है कि आपको एक राष्ट्रीय शिविर होना अनिवार्य है, एक राज्य स्तरीय शिविर होना अनिवार्य है, आपके जो इकाई शिविर होना है वो अनिवार्य है। तो जब ये सारे कैंप्स हों आपके पास और B और C सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, अगर आप स्कूल से कर रहे हैं तो A सर्टिफिकेट भी होता है, सर्टिफिकेट्स के अलावा आपके पास एक राष्ट्रीय शिविर होना भी अनिवार्य है। इन सभी पैमानों को लेकर आप इस अवार्ड के लिए फाइल डाल सकते हैं। आप ही की तरह जो इस पुरस्कार की सुयोग पात्र हैं, वो कैसे अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करें, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे?
अगर टिप्स की बात करें जी तो मेरा मानना है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्वयंसेवक काम कर रहे हैं और जो अपने आप को इस अवार्ड के लिए सुयोग्य समझते हैं, उन्हें अपनी गतिविधियों की एक ट्रैक रखना चाहिए जो वो करते आ रहे हैं। जैसे कि आपको अपने फोटोज रखना, जैसे होता है ना कि अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको दर्शाने के लिए हमारे पास कुछ तस्वीरें भी होनी चाहिए, जो बाद में देखकर अगर नहीं आप उससे हो तो एक कि हाँ हमने ये काम किया है, एक आत्मीय खुशी मिलती है कि हमने इस चीज को किया है। जैसे कि हम लोगों ने कितने ही जो गोदग्राम है जहाँ पे काम किया है और जहाँ पे जो हैंडपंप और जो नदी नाले साफ किए हैं, इनकी जब तस्वीरें हम देखते हैं, एक जो ट्रेंड है बिफोर एंड आफ्टर का, इसको देखकर जो अंदर से जो खुशी होती है वो बयां नहीं कर सकते हैं। वो तस्वीरें शायद तस्वीरें बोल जाती हैं, है ना। तो आप जब ये अवार्ड भरते हैं तो इसमें आपको तस्वीरों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अपनी तस्वीरें, पेपर कटिंग्स और जितनी भी आपकी गतिविधियां हैं उनका एक आप रिकॉर्ड रखें। इसके अलावा बी और सी सर्टिफिकेट के लिए भी अपने बी और सी सर्टिफिकेट रेडी रखें, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट्स भी लगते हैं जो आपने काम किए हैं। जैसे कि आपने स्वच्छता पखवाड़ा में काम किया है, तो हमने विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ नाटक किए थे, जैसे कि सीएम हाउस में किया था और रीजनल साइंस सेंटर में किया था। तो इन सब चीजों के आप कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट इकट्ठा करके कार्यों को प्रमाणित करने के लिए, अपने कार्यों की प्रमाणिकता करने के लिए आप जो है सर्टिफिकेट्स अपने रखिए और चीजों को एक असेंबल करके रखिए कि जब आपको लगे कि हाँ सही समय आ गया है और आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं इस चीज के लिए, आपने इतना कर लिया है कि इसे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, तो बेशक आप इन सब चीजों के साथ स्टेट अवार्ड डाल सकते हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो स्वयंसेवक इस अवार्ड के लिए पात्र होंगे उनको काफी मदद मिलेगी आपकी टिप्स से। मैंने अपना डेडिकेशन लेवल कभी नहीं छोड़ा और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ करना जरूरी नहीं है, एनएसएस को जीना जरूरी है। एनएसएस को जिया जाएगा तो ही ज्यादा अच्छे से होगा, करके तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने हमेशा से एनएसएस को जिया है और मैंने कभी नहीं करा है और मैं हमेशा से एनएसएस को जीऊंगी, करूंगी तो नहीं। बिल्कुल। राष्ट्रीय सेवा योजना ने छात्र जीवन की उपलब्धियों के अतिरिक्त आपको और क्या दिया है? छात्र जीवन की उपलब्धियों के अलावा एनएसएस ने बहुत कुछ दिया है। क्या नहीं दिया है ये केशव तुम जरूर पूछ सकते थे कि क्या नहीं दिया है। लगभग काफी कुछ जो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, जैसे कि जो मैं आज बोल रही हूँ ये चीज जो है, इतना कैमरे के सामने बोलना, चीजों को प्रस्तुत करना, खुद के विचार रख पाना। अगर मैं एक अलग इंडिविजुअल होती तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जो क्रिएटिविटी है, मेरी जो तरीका है काम करने का, एक मंच मिल पाता। तो एनएसएस ने मुझे कई जगह मंच दिए हैं, एक सम्मान दिया है और एक जो पर्सनालिटी है, एक नई विधिमंडलोई जो बनाई है वो एनएसएस ने बनाई है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एनएसएस ने क्या नहीं दिया है, और जैसे मेरा नाम विधि है तो विधि के दो मीनिंग है, एक डेस्टिनी और एक करने का तरीका। तो शायद मेरी डेस्टिनी में ही ये लिखा था कि मैं एनएसएस करूं और इतना करूं और इस मुकाम तक पहुंचूं कि आज केशव मुझसे इस तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं। जी बिल्कुल। टीम द एनएसएस हैबिटेशन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना के नए स्वयंसेवक इस साक्षात्कार के माध्यम से प्रेरित होकर राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से सामाजिक कार्यों में निरंतर सक्रिय रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद केशव। साथ ही साथ मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी द एनएसएस हैबिटेशन की पूरी टीम का, आयुषी, नितिन, शिव, शिवानी, आप सभी का जो इतना डेडिकेशन है द एनएसएस हैबिटेशन को चलाने के पीछे। ये जो आइडिया है ये अपने आप में ही एक सबसे यूनिक आइडिया है जो शायद कभी आज तक हम लोगों के दिमाग में आया ही नहीं। बट आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू पीपल आर डूइंग, एंड मैं चाहूंगी कि आपका ये जो काम है ये ऐसे ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहे और आप बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से मिले, और निश्चित रूप से जो स्वयंसेवक है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे चीजों में, कैंप्स के लिए और फाइल्स के लिए, जैसा भी होगा। और वाले स्वयंसेवकों को हमसे जो भी प्रकार की मदद चाहिए होगी हम हमेशा उनके लिए तैयार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।